हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। हेलो। आवाज जी। इंटरनेट। आवाज नहीं आ रही है मेरा। मेरी आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है। हेलो। हाँ, आ रही है तो बोलिए। तो हम लोगों ने जो आ पढ़ा रही है। अभी। हाँ, हेलो। ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा क्रोमोसोम। ठीक है। डीएनए, ये सब जो किस लिए होता है? इनहेरिटेंस के लिए, मतलब कैरेक्टर हेरिडिटी के लिए, यही ना होता है। हेलो। जी। हाँ, हेरिडिटी के लिए होता है। तो हेरिडिटी किस लिए जरूरी है? हेरिडिटी अगर हमारा जी जाना है, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए हमें सेल को भी तो डिवाइड होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन तो बनेगा तभी जब सेल डिवाइड होगा। होगा कि नहीं? जी। हाँ। तो सेल डिवीजन, अब हमारा नेक्स्ट है सेल डिवीजन, और उसमें फिर ये कैसे जाता है? जो आपका जेनेटिक मटेरियल है कैसे ट्रांसफर होता है, मेन उसी पे होता है जेनेटिक। तो जो सेल डिवाइड होता है, इसमें उसको हम लोग सेल को पूरा एक सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल मतलब सेल बना, बनने से लेके अगले बनने तक के प्रोसेस को, मतलब नेक्स्ट जनरेशन बनने तक के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेल साइकिल। क्या कहते हैं? सेल साइकिल। मतलब पहले सेल डिवाइड साइकिल। होके बना, डिवाइड होके कोई सेल बना, वो सेल फिर ग्रो करेगा, फिर वो सेल डिवाइड हो जाएगा, रीडिवाइड। तो डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड, यही जो एक चलता रहेगा साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब डिवीजन, ग्रोथ एंड रीडिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, इज नोन एज सेल साइकिल, यही है ना? जी। ठीक है। तो जी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? इन ऑर्डर टू सेल टू डिवाइड इट मस्ट कंप्लीट सेवरल इंपॉर्टेंट टास्क। हर सेल तुरंत तुरंत डिवाइड नहीं ना करेगा, उसको कुछ टास्क है, कुछ उसके, उसको अपने आप को तैयार होना पड़ेगा सेल को डिवाइड होने के लिए। होना पड़ेगा ना तैयार, नहीं तो सब चीज जी। तो जाएगा नहीं डिवाइड। अब देखिए, सेल बना तो उसका, अगर एक सेल से दो सेल बनना है तो दोनों सेल में सारे जरूरी चीज को जाना है, सारे ऑर्गेनेल्स को जाना पड़ेगा, सारे आपको जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिवाइड होना पड़ेगा। तो जेनेटिक मटेरियल को जब इक्वल डिवाइड होना है, दोनों में बराबर बराबर जाना है, तो पहले जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा। होगा ना? उसका डुप्लीकेशन होगा तभी ना बराबर बराबर बटेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट टास्क है सेल को डिवाइड होने से पहले, तो कंप्लीट करेगा। तो वही बोल रहा है, इन ऑर्डर टू फॉर ए सेल टू डिवाइड इट मस्ट कंप्लीट सेवरल इंपॉर्टेंट टास्क। और डिवीजन के समय भी कुछ उसके टास्क होंगे, उनको कुछ प्रोसेस होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। द सेल मस्ट ग्रो, सिंथेसाइज मटेरियल लाइक प्रोटीन्स, है ना? प्रोटीन्स को बनाना पड़ेगा उसको, दोनों सेल्स के लिए। आरएनए और डीएनए को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। ठीक है। और फिजिकली स्प्लिटिंग, मतलब फिजिकल एक सेल से दो सेल बनने के लिए ये सब प्रोसेस होगा, प्रोटीन, आरएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ये सब काम को करना पड़ेगा। उसके बाद फिर डिवीजन के प्रोसेस में कुछ उसको क्या बोलते हैं, कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो एक, दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल बनाएगा। जो एक सेल बनता है उसको हम लोग मदर सेल बोलते हैं। ठीक है। जब डिवाइड होता है, कोई सेल डिवाइड हो रहा है, मान लो ये सेल है, हम्म। ये डिवाइड हो रहा है दो सेल में। एक एक सेल बना रहा है ये, और ये एक बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मदर सेल। इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलेंगे डॉटर सेल्स, है ना? तो सेल्स परफॉर्म जी। दिस टास्क इन ऑर्गन। अब जो ये प्रोसेस होता है सेल का, मतलब बनने से लेके डिवीजन तक का, तो ये जो टास्क परफॉर्म करता है, ये एक ऑर्गेनाइज एंड प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है। उसी ऑर्डर में वो काम करेगा डिवीजन में। तो यही इवेंट सब कहलाता है सेल साइकिल। ठीक है। तो सेल साइकिल को डिफाइन करना है तो आप हम्म। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट that take place in a cell leading to duplication of its DNA and subsequent division of the cell to produce two daughter cells। ये डिफिनीशन है। इसमें कोई ऐसा चीज जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो डिफिनीशन में? सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या, अभी आगे आप पढ़ेंगे हम, कि एक के बाद एक इवेंट होगा तभी सेल डिवाइड करेगा। ऐसे नहीं कि सेल अपने अपने टूट गया, ऐसे चाकू लाए काट दिए, ऐसे नहीं होता है, या मन किया भैया हम यहाँ से टूट जाओ। ऐसा नहीं, एक इवेंट का सीरीज होता है, इवेंट्स के सीरीज होते हैं। और वो सेल को लीड करता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल्स।
यही है डिफिनेशन। डिफिनेशन अगर पूछेगा तो ये लिखिएगा। ठीक है, समझ में आया ये हम्म, चीज? नहीं आया अभी भी? जी आया? जी जी। आ गया, चलिए। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो सेल जो फॉलो कर रहा है, सेल डिवीजन और पूरा डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड होने का, तो वहां पर फेजेस ऑफ साइकिल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो दो मेन फेजेस होते हैं सेल हम्म, साइकिल में। दो मेन फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? दो मिनट। दो मेन फेजेस होते हैं। पहला इंटरफेज, जानते हैं। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, लेकिन रेस्टिंग फेज नहीं होता है, इसमें सेल काम करता है। बस इसको नॉन डिवाइडिंग फेज बोल सकते हैं हम लोग। इसमें सेल डिवाइड नहीं करता है। सेल ग्रो करता है और अपने आप को तैयार करता है अगले डिवीजन के लिए। और बाकी जो लाइफ के प्रोसेसेस है सारे, वो प्रोसेस उसमें होते रहते हैं। तो पहला फेज क्या है? इंटरफेज। क्या है? इंटरफेस। दूसरा फेज है एम फेज, जिसको हम लोग माइटोटिक फेज या माइटोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, यही है एक्चुअल डिवीजन फेज। ठीक है, डिवाइडिंग फेज है। और इसके बाद फिर कौन फेज होगा? इंटरफेस के बाद नहीं, माइटोसिस, माइटोटिक फेज या माइटोसिस के बाद एम फेज के बाद। कायरोकेनेसिस। तो माइटोसिस माइटोटिक फेज का या माइटोसिस का ही पार्ट है। हम देखिए यहाँ लिखे हैं क्या, अ सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेन फेजेस। दो ही फेज होता है, इंटरफेज और एम फेज या माइटोटिक फेज। तो जब साइकिल है तो फिर इंटरफेज में चला जाएगा। डिवाइड होगा तो इंटरफेज में आ जाएगा फिर। जी। नया जो सेल बना, जो डॉटर सेल बना, वो इंटरफेज में जाएगा। फिर वहां से तैयार होगा, फिर वो माइटोटिक फेज में जाएगा। नहीं समझ में आया बात? हमने क्या कहा कि हेलो, सेल के। आवाज कुछ हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। आवाज नहीं आ रही है क्लियर? क्या हो जाता है बीच बीच में? हेलो? हेलो? नहीं आ रही आवाज बेटा? मेरा नेटवर्क, चलो मुझे लगता है वाईफाई लगवाना पड़ेगा। हेलो? हेलो? हेलो। आवाज आ रही है बेटा? हेलो। आवाज नहीं आ हाँ, रही आ है? रही है। आ रही है। बीच में आपका डिस्कनेक्ट हो गया था आ रही है क्या? बाय। आपका डिस्कनेक्ट हो जी। गया था लगता है। तो स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? नहीं, नहीं दिख रहा है screen। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कहाँ से रही है? नहीं, अच्छा, उतना देर से स्क्रीन नहीं दिख रहा था आपको? अब दिख रहा है? दिख रहा था screen। दिख रहा था तो आप हाँ, बोले नहीं दिख रहा है। नहीं start हो गया। अच्छा अच्छा, अब दिख रहा हाँ है ना? हाँ, दिख रहा है। अभी दिख रहा अच्छा ठीक ठीक है। तो है। हम लोगों ने क्या कहा, सेल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं, मेन फेजेस? फेजेस ऑफ साइकिल दो फेजेस होते हैं, है ना? कौन कौन फेज इंटरफेस। होते हैं? और इंटरफेज है। इंटरफेस। इंटरफेज और माइटोटिक एम फेज। फेस। एम फेज या माइटोटिक फेज बोलते हैं। यही ना है? हाँ? जी। माइटोटिक फेज के बाद कौन सा फेज होगा? वापस से इंटरफेस। हम्म, वापस से इंटरफेज होगा। तो इंटरफेज, माइटोसिस, फिर इंटरफेज हो जाएगा। तो यही साइकिल चलता रहेगा, है ना? देखिए, यही साइकिल चलेगा ना, यही फिर ऐसे चला जाएगा इंटरफेज में सेल। इसमें जो दो सेल बने, ये यही सेल नहीं जाएगा, इससे दो या जो सेल बनेंगे वो चले जाएंगे फिर इंटरफेज में, फिर ये सब सेल माइटोसिस फेज में जाएगा। ठीक है, यही है। सेल रिसीव सिग्नल टू डिवाइड। सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता, सेल को सिग्नल मिलता है कि डिवाइड है। सिग्नल कौन देता है? सेल सिग्नल देता है न्यूक्लियस। ठीक है, या उसका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से भी उसको मिलता है कि भैया आपको ग्रो करना है, या फिर उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है तो
बोलता है इसको न्यूक्लियस कि भैया आपको डिवाइड करना है, तो सिग्नल मिलता है, उसको बोला नहीं जाता है। तो सेल ग्रो करता है, ग्रो करके उसका क्रोमोसोम डिवाइड करता है, बाकी सारे प्रोसेस को फॉलो करता है जो आगे पढ़ेंगे, और सेल डिवीजन का प्रोसेस हो जाता है। यही है ना सेल साइकिल? आवाज आ रही जी। है? तो जी। ये सेल साइकिल है आपका। सेल साइकिल, ये फेज आप लोगों के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, जी नॉट फेज। ठीक है। मेन है, ये देखिए, ये G1 फेज, ओके, एस फेज और G2 फेज। ये पूरा फेज कहलाता है इंटरफेज। क्या कहलाता है यहां से यहां तक का? हम्म। इंटरफेज। और एक छोटा सा फेज है यहाँ पर, है, दिख रहा है? इंटर। ये कौन फेज है? हेलो? हेलो? हेलो। हाँ बोल रहे हैं, ये कौन सा फेज है? हेलो। ये आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। हेलो। आ रही है। बोले G1 फेज है, GS फेज है, G2 जी। फेज है। ये इंपॉर्टेंट, ये पूरा फेज कहलाता है हम्म। इंटरफेज। इंटरफेज के तीन पार्ट, G1 इंटरफेस। फेज, एस फेज और ये देखिए ना लिखा हुआ जी है, टू और यहाँ फेस। पर ग्रीन पे छोटा सा दिखा रहा है एक एम फेज। यही साइकिल है, सेल साइकिल। फिर एम फेज के बाद फिर G1 फेज में चला जाएगा। कभी कभी ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फोटो में था तो आ गया है। आप जब आगे पढ़िएगा तो इसको जानिएगा। अभी अभी इंटरफेज के तीन पार्ट, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, और उसके बाद फिर माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज के बाद फिर G1 फेज। ठीक है। हम्म। जी। जी। जी नोट फेज वो हो जाता है जो सेल डिवाइड नहीं करता है। जैसे हम लोग का कुछ सेल है ना, स्किन का सेल, वो डिवाइड नहीं करना है मान लो, ठीक है, तो वो जी नोट फेज में चला जाता है भैया। वो अपने आप को, तो वो आपको नहीं जानना है अभी। बस ये सेल साइकिल में ये फेज, इंटरफेज और माइटोटिक फेज, इंटरफेज के तीन पार्ट। ओके, तो इंटरफेज में चले जाएंगे। तो इंटरफेज में क्या होता है, जो पहले अपने पेरेंट्स से बने हुए सेल्स हैं, वो क्या करता है। हेलो? हेलो? हेलो। आवाज आ रही है? आपका हेलो। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार, लगता है। हाँ, अभी आ रही है। आपका ही डिस्कनेक्ट हो रहा है, मतलब नेटवर्क आपका ही खराब है। वाईफाई से कनेक्ट की। अच्छा, तो वही बोले। अच्छा, अब तो समझ गए ना आपको ये वाला जी जी, समझ गई। इंटरफेस, ये सेल साइकिल का ये फेजेस समझ गए। मतलब दो फेज है मेन, इंटरफेज और हम्म। माइटोटिक फेज। और इंटरफेज के तीन पार्ट है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। और बाद में उसके बाद फिर माइटोटिक फेज आता है, फिर G1 फेज में चला जाता है। ये समझ गए आप? तो पहले हम लोग जिस एक एक हम्म। दोनों फेज पढ़ते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। जी। पहले इंटरफेज पढ़ते हैं। तो मैटर। इंटरफेज क्या होता है? ये इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जिसमें प्रिपरेशन होता है। हाँ, तो जब मतलब मान जब लो अभी डबल करता है अपना अभी कोई सारा दो सेल बना, अभी कोई दो सेल बना अपने मदर सेल से डिवाइड होकर के, ठीक है, तो वो अब आ जाएगा इंटरफेज में। इंटरफेज में वही है कि टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम, क्या है, मदर सेल्स आर रिलेटिवली स्मॉल, स्मॉल होता है, छोटा होगा जब भी बनेगा तो। दे हैव ए फुल साइज न्यूक्लियस, वो उनके पास न्यूक्लियस पूरा उतने साइज का होता है, बट कंपेरेटिवली लेस साइटोप्लाज्म, है ना। दीज न्यूली फॉर्म सेल्स आर सेड टू बी इन इंटरफेज। जो भी नया सेल बना है, जिनका न्यूक्लियस तो ठीक रहता है, लेकिन उनमें साइटोप्लाज्म कम होता है, तो वो कहलाता है इंटरफेज में, है ना। अब उस इंटरफेज में हम्म। क्या होता है, सेल अपने आप को तैयार करता है अगला सेल डिवीजन के लिए, है ना। पहले ग्रो करेगा, फिर अपना एक साइज जो है, जो अपना मदर सेल्स पहले था उसके साइज के बराबर होगा, डिवाइड करेगा। यही है ना? ठीक है। जी। पहले इसको हम लोग बोलते थे रेस्टिंग फेज। क्या बोलते थे? रेस्टिंग फेस। क्या है? क्योंकि उस समय हमें क्रोमोसोम नहीं दिखता था बाहर से ऐसे। क्यों नहीं दिखता था हम्म। क्रोमोसोम? हम्म। इंटरफेज में क्रोमोसोम नहीं दिखता है। हम्म। क्यों?
क्योंकि उस समय वो डबल कर रहा होता है खुद को। नहीं, उस समय वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। हम्म। कहाँ रहता है? क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। तो क्रोमोसोम तो जब सुपर कंडेंस होगा तब ना बनेगा, आपको सुपर क्वाइल होगा तो। अब वो तो सिर्फ जब बनता है सेल डिवीजन के समय बनता है ना? हम्म। तो यही चीज है, इसलिए इंटरफेज में क्रोमोसोम नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। यही ना है। क्रोमोसोम हम्म। हमेशा सेल डिवीजन के समय दिखता है। ठीक है। लेकिन रेस्टिंग फेज बोलना जी। गलत है, वो रेस्ट नहीं कर रहा होता है सेल। सेल बहुत हाईली एक्टिव होता है इंटरफेज में। वो सारे लिविंग प्रोसेस के लाइफ प्रोसेस के सारे प्रोसेस करता है। ठीक है। और साथ ही साथ अपने जी। आप को अगले सेल डिवीजन के लिए तैयार करता है ना? हम्म। हाँ। तो इसमें सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, तभी ना तैयार होगा। डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, सब होगा इंटरफेज में। हम्म। यही है सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब एक सेल से दो सेल हुआ, फिर वो सेल ग्रो करेगा, बड़ा होगा। ठीक है। ये देखिए, हम्म। ये है। ये जो आपको धागा दिख रहा है अंदर में, दिख रहा है इसके अंदर में धागा? जी। ये क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन है। यही क्रोमेटिन है अपने आप को। इससे इससे आपको आरएनए बनता है, उससे प्रोटीन बनेगा। ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें। और यहाँ पर सेंट्रोजोम्स है। सेंट्रोजोम्स क्या है? ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल की प्लांट सेल? कंट्रोल। एनिमल सेल की प्लांट सेल? एनिमल। हाँ। तो ये अगर बोला जाए कि एक रेस्टिंग सेल, रेस्टिंग ये बनाइए आपको, सॉरी, इंटरफेस का सेल, तो ऐसा सेल बनाइए। ऐसा है। इसमें मान लीजिए साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में आपको सब हम्म। चीज रहेगा। गोल्जी बॉडी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, राइबोसोम्स रहेगा। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स रहेंगे, सब चीज रहेगा। वैक्यूल्स रहेगा, वेसिकल्स रहेगा। हम्म। वैक्यूल्स बड़े होंगे, प्लांट सेल रहेगा तो। वो तो आप पढ़े ही हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, रहेगा। प्लांट सेल रहेगा तो उसमें सेल वाल भी रहेगा। न्यूक्लियोलस भी दिखेगा इसमें। ठीक है। तो ये एक आपको जी। जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड इंटरफेस का एनिमल सेल है ना? प्लांट सेल का भी वही रहेगा, लेकिन प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो बाहर दिखेगा, लेकिन अंदर न्यूक्लियस का लगभग सेम रहता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का अंदर का न्यूक्लियस का पार्ट लगभग आपको अभी जानने के लिए सेम रहता है। ठीक है। हम्म। तो अब फेजेस ऑफ इंटरफेस देखें हम लोग। तो इंटरफेस को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। क्या क्या रहता है? किस पार्ट में, कितने पार्ट में? हम्म। तीन पार्ट में बताया था ना। G1 फेज, एस फेज और G2 फेज है। हम्म। ठीक है। G1 फेज को हम लोग फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, क्योंकि सेल अपने आप को ग्रो करता है। फिर दूसरा फेज है एस फेज, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। और तीसरा है G2 फेज, है ना, जिसको हम लोग सेकंड ग्रोथ फेज बोलते हैं। तो ये तीन फेजेस होते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। इंटरफेस के तीन फेज, तीन पार्ट, है ना? जी। इंटरफेस के तीन फेजेस हो गए। कौन कौन से फेज हो गए? बोल दीजिए जल्दी से। हम्म। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। हाँ। तो G1 फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। एस फेज को सिंथेसिस फेज, याद रखिएगा। G2 फेज को सेकंड ग्रोथ फेज। जी फेज मतलब ग्रोथ फेज हो गया। ठीक है। अब बोला जाए कि आपको एक सेल साइकिल का डायग्राम बनाना है। जब भी सेल साइकिल लिखिएगा तो आप इंटरफेस लिखिएगा, माइटोटिक फेज के बारे में बताइएगा, लिखिएगा ना। लेकिन उसमें डायग्राम भी बनाना हम्म। चाहिए। तो जी। डायग्राम ये आप मान लीजिए, आप लोग की किताब में अभी जी नोट फेज का जरूरत नहीं है। जी नोट फेज उन सेल्स के लिए होते हैं जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं, है ना? वो सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूरॉन्स जी। है, जनरली डिवाइड नहीं नहीं। करता है ना? तो आरबीसी है, वो डिवाइड नहीं करता है। वो बनता है कहीं और, आपको उसमें आपके हमारे बोन मैरो में बनता है। वो बोन बोन मैरो के, लेकिन वो सेल खुद डिवाइड नहीं करता अपने आप को। एक आरबीसी है अगर सेल बॉडी में, तो वो डिवाइड नहीं करता है। ठीक है। तो वो जी नोट फेज में चला जाता है। तो ये आपको याद नहीं करना है। जी। तो अब है तीन फेज। ठीक है। ये पहला है ग्रोथ वन फेज, जिसको G1 फेज बोलेंगे। दूसरा है फेज आपको डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और तीसरा फेज है जो सेकंड ग्रोथ फेज, G2 फेज बोलते हैं।
आप इसको डायग्राम में ये लिख भी सकते हैं, G2 फेज, यहाँ लिखा है देखिए, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, और ये तीनों फेज मिला करके क्या बना दिया है, इंटरफेज। और चौथा फेज, सॉरी, और जो नेक्स्ट फेज है वो फेज इंटरफेज का नहीं है, वो माइटोटिक फेज का है। ये ब्लू वाला दिख रहा है इंटरफेज, हम्म, और एक माइटोसिस फेज। इंटरफेज को तीन पार्ट में बांटा गया, और माइटोटिक फेज जो है, या माइटोसिस बोलते हैं, उनको बांटा जाता है फर्दर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में। तो ये साइटोकाइनेसिस का कलर अलग दिखा रहा है ना, ये माइटोसिस का ही है। तो माइटोसिस का पहला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियो कायरोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और साइटोकाइनेसिस में फिर साइटोप्लाज्म का डिफिनेशन क्या होता है, डिवीजन होता है ना। तो हम्म, ये आपको पूरा माइटोटिक फेज के आपको दो पार्ट हो गए, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का कोई फेजेस नहीं होता है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के फर्दर कितने फेजेस हैं, चार फेजेस हैं। हाँ, पहला फेज है प्रोफेज, दूसरा फेज है मेटाफेज, तीसरा फेज है एनाफेज और चौथा टीलोफेज। याद रखिएगा, PMAT याद रखिए, है ना, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होने से बाद फिर G1 फेज में चला जाएगा, तो साइकिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समझने में आपको? नहीं। नहीं, तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला ग्रोथ फेज में क्या होता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज में इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एक्टिविटीज होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ये साइज में इंक्रीज करेगा इस समय। इसमें क्या होता है, RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं सेल ग्रोथ और आगे के डिवीजन को तैयार करने के लिए। पहले सेल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, तब ना सेल बड़ा होगा, तभी ना डिवाइड होगा। तो सेल बड़ा कैसे होगा, तो प्रोटीन वगैरह बनेगा तब ना। प्रोटीन तो सब जगह है, बहुत आपके सेल्स में मैक्सिमम प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे, हर काम प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन बनेगा और RNA बनेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना, सेल हम्म, बड़ा होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बाकी जितने सेल्यूलर ऑर्गेनिल्स हैं वो अपने आप को बनाएंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना DNA होता है, तो वो उनके में भी अपना जो है प्लांट सेल वगैरह डिवाइड, इसमें सेल में डिवाइड होंगे ये सब। ठीक है, अपने आप को पहले डिवाइड करेगा तब ना बराबर बराबर जाना होगा, मतलब दोनों सेल में जाएगा वो। और क्या है, हम्म, सेल प्रिपेयर्स फॉर DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, DNA से DNA बनने का प्रोसेस DNA रेप्लिकेशन कहलाता है ना, जो एस फेज में होता है। जी, लेकिन DNA रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, लेकिन ये अपने आप को तैयार करेगा DNA रेप्लिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि DNA रेप्लिकेशन में बहुत सारे प्रोटीन्स का जरूरत बनता है, बहुत सारे, मतलब प्रोटीन कब बनेगा, RNA से। RNA, है ना, तो ये RNA सब, हम्म, RNA और प्रोटीन तो इसी फेज में बनेगा। इस फेज में सारे जी, प्रोटीन्स बना लेगा, और प्रोटीन्स बना के तैयार हो जाएगा कि भैया हम अगला फेज में जाएंगे तो DNA रेप्लिकेट करना है। तो DNA रेप्लिकेशन के लिए जितने जरूरी प्रोटीन्स हैं सबको बनाएगा ना। तो सेल अपने आप को DNA रेप्लिकेशन के हम्म, लिए या एस फेज के लिए G1 फेज में तैयार होता है। क्लियर है? बताता है। है ना। जी, तो फेट ऑफ द सेल क्या होता है, लेट G1 फेज में, मतलब G1 फेज का जब आखिरी की तरफ होता है उस समय सेल का क्या होता है, सेल अपने आप को दो पाथवे में जाएगा। या तो बोलेगा हाँ आप तैयार हो गए हैं, तो एस फेज में जाना है। अगर चेक करेगा अपने आप को, नहीं भैया अभी हम तैयार नहीं होते, फिर से G1 फेज में आ जाएगा, फिर से अपना प्रोसेस शुरू करेगा, है ना, रेस्टिंग फेज में चला जी, जाएगा, या तो फिर अपना परमानेंटली सेल साइकिल को जो है छोड़ देगा। ठीक है, और या फिर प्रोसीड टू एस फेज में जाएगा, है ना। हम्म, जी, विड्रॉ कर लेगा अपने आप को टेम्पोरी, मतलब कि पहले फिर से या तो G1 फेज में चला जाए, G0 फेज में चला जाए तो मतलब वो सेल डिवाइड ही नहीं होना है। ठीक है, और उसके बाद हम्म, एस फेज में जाएगा। तो G1 फेज के बाद G0 फेज या एस फेज में जाएगा। लेकिन अगर सेल साइकिल पूरा करना है तो एस फेज में जाना जरूरी है उसको। G0 फेज में चला जाएगा तो सेल साइकिल नहीं पूरा होगा। ठीक है, वो सेल हो जाएगा जी, परमानेंटली, अपने आप को विड्रॉ कर लेगा सेल डिवीजन से। तो वो सेल वो ऐसे ही मर जाएगा, उसका फर्दर जनरेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अगला फेज क्या जी, कहलाएगा, सिंथेसिस फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज समझ रहे हैं आप, सिंथेसिस फेज का मतलब क्या है, DNA रेप्लिकेशन होगा, DNA का सिंथेसिस होगा, है ना। हम्म, सेकंड फेज है इंटरफेज का, जी, एस से होता है सिंथेसिस, ये जानते हैं।
ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। क्यों? क्योंकि इसी में आपका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाना होता है। और अगर एक्यूरेटली डुप्लीकेशन नहीं होगा तो किसी में कम किसी में ज्यादा चला जाएगा। तो जब जेनेटिक मटेरियल का इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वो फिर वो अपना नेचर ही चेंज कर जाएगा, कर देगा ना। हम्म। अगर एक भी जेनेटिक हम्म। मटेरियल का थोड़ा सा भी डिफरेंसेस होगा तो उस सेल का पूरा आपका कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाएगा। हो सकता है कोई वो सरवाइव ही नहीं करे, हो सकता है ना। तो ये फेज बहुत जी। इंपॉर्टेंट फेज है। तो पोजीशन ऑफ एस फेज इन सेल साइकिल में कहाँ पर पोजीशन होता है? G1 और G2 फेज के बीच में होता है ना। एस फेज के बाद G2 फेज होगा। तो G1 फेज के बाद एस फेज आता है, एस फेज के बाद G2 फेज आता है। बार बार वही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस फेज में क्या है? इंटरफेज कॉल्ड सिंथेसिस फेज। इसमें क्या क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, डीएनए अपने आप को सिंथेसाइज करेगा, है ना। क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा, होगा ना। हेलो। जी। और आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स जी। किसको बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको बोलते हैं? जो क्रोमोसोम जब क्या कहते हैं, ये होता है, स्प्लिट करता है, करने देखो, लगता जब है, जब सेल अगर जो हमारा, सेंट्रोमेर। हाँ, जब सेल जी। हमारा बना है ना, सेल में ऐसे क्रोमोसोम होता है। हम्म। ठीक है। जब अगर ऐसे मतलब ये खुला रहेगा, ये पूरा खुला रहेगा। और ये जब आपको कंडेंस हो जाएगा तो ऐसा बनेगा। लेकिन कंडेंस होने से पहले सेल ये डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, तो इसी का दूसरा पार्ट और बन जाता है ना। तो यही पार्ट जो है एक हम्म। और ऐसे रहता है। दोनों आइडेंटिकल होगा बिल्कुल क्रोमोसोम में। जी। आइडेंटिकल होगा ना, ये यहाँ पर सेंट्रोमेयर पे जुड़ा हुआ है। ये वाला और ये वाला बिल्कुल हम्म। आइडेंटिकल है डीएनए के मामले में, है ना। तो ये एक क्रोमेटिड है तो ये हम्म। दूसरा क्रोमेटिड है। और दोनों एक एक जैसा है तो दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल होता है। तो एक ही क्रोमोसोम के दो पार्ट हो गए, दो पार्ट मतलब डुप्लीकेटेड पार्ट हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, जी। होगा ना इस फेज में, माइटोसिस के पहले। क्योंकि इक्वल इक्वल जाना है। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें जेनेटिक मटेरियल इक्वली ट्रांसफर होता है और उसका जो होता है पेरेंट्स के बराबर ही होता है। 10 मिनट में बंद हो जाएगा, ठीक है। जी। बंद हो जाएगा तो फिर देखते हैं कि, हो जाएगा तो जुड़ जाएंगे फिर। ठीक है, माइटोसिस में। और ये आपका मेन हो गया एस फेज का। क्लियर है। जी। तो रिजल्ट ऑफ एस फेज क्या होता है? दो सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइन होते हैं क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से और डीएनए डुप्लीकेशन होता है। क्लियर, एस फेज समझ गए? जी। हम्म। तो जी। उसके बाद कौन फेज में जाएगा? से जब ग्रोथ एस फेज, टू। G2 फेज में जाएगा। ठीक है, यही है। देखिए, सिंथेसिस फेज में दो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है। ये होमोलोगस का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में कितने सेल्स होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं? इन ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते जी। हैं? ह्यूमन बींग्स में कितने फोर्टी क्रोमोसोम्स सिक्स होते हैं? क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन 46 जो होता है ना, सब अलग अलग नहीं होता है। होमोलोग। उसमें 23 पेयर्स होते हैं। कितने हाँ। होते हैं? तो हर क्रोमोसोम का दो 20। पेयर होता है। क्या होता है? हर क्रोमोसोम का हाँ। एक पेयर होता है, मतलब दो दो सेट पे। होता है, दो होता है, हाँ, दो पेयर में मतलब दो दो होता है, एक क्रोमोसोम। पेयर होता है। तो देखो, ये जी। दोनों पेयर है, एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम। हो सकता है ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकता है यहाँ पर जो जीन है उसी जीन का दूसरा फॉर्म यहाँ पर हो, है ना। ये 100% सिमिलर हम्म। नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पर टॉलनेस का जीन हो तो यहाँ पर डॉल्फिनस का हो सकता है। एक मदर से आया है, एक हम्म। फादर से आया है, एक मदर से आया है, एक फादर से आया है, तो हो सकता फादर। है डिफरेंसेस हो। यही इसी क्रोमोसोम के जब डुप्लीकेशन हो जाएगा, जब एक इसका डुप्लीकेशन हो गया, एक इसका, देखो एक इसका डुप्लीकेशन हो गया, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस मतलब एक जैसा है। ठीक है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स, इस क्रोमोसोम का ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया और इस क्रोमोसोम का ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया, दोनों, है ना। ये दोनों हम्म। आइडेंटिकल होगा 100% और ये दोनों आइडेंटिकल होगा 100%। है ये दोनों होमोलोगस, दोनों क्रोमोसोम है होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब सेम नेचर का है।
जीन का सीक्वेंस भी सेम रहेगा, हम्म। लेकिन जीन्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिसको एलील्स बोलते हैं, बताएंगे आगे हम। है ना? एक जी। ही जीन के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। जैसे आपका ब्लड ग्रुप है, ए भी होता है, बी भी होता है, ओ भी होता है, ए बी भी होता है ना? तो क्यों होता है? वो जी। उसी जीन के अलग अलग फॉर्म्स है ना? जब जी। फॉर्म जीन वही है, फॉर्म अलग है, तो लोकेशन भी सेम होगा क्रोमोसोम पे। इ- इस जीन इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर जो जीन होगा, वही जीन यहाँ पर होगा। और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है, तो यहाँ पर 100% सिमिलर जीन होगा। लेकिन जब यही जीन आपको इस होमोलोगस पे चले जाए, हो सकता है वही जीन हो, या हो सकता है दूसरा जीन हो। डिपेंड करता है, एक मदर से आया है, एक फादर से आया है। तो ये जीन है उसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन फॉर्म दूसरा हो सकता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जीन अलग भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स पे जीन हमेशा सेम ही होंगे। और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो बनते हैं, ए फॉर्म बनेगा हमेशा आपको एस फेज के बाद। कब बनेगा? एस फेज में। एस फेज से पहले हम्म। जीवन फेज में ये फॉर्म नहीं, ये फॉर्म रहता है जीवन फेज में। और जीवन फेज में ये भी फॉर्म नहीं रहता, जीवन ये खुला हुआ फॉर्म रहता है इसका। है ना? क्रोमैटिन। जी। है ना? इसमें भी खुले हुआ फॉर्म रहेगा। जो आपको एस फेज में भी है, दोनों इसका भी खुला फॉर्म रहेगा, इसका भी खुला, सबका खुला खुला फॉर्म रहेगा। ये बताने के लिए है, जब ये डिवीजन में जाएगा, सेल डिवीजन में, तब इस तरह का फॉर्म बनेगा। लेकिन हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फॉर्म बता रहे हैं। ठीक है, जी। चले आगे। ये आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इसी में होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या हुआ? डीएनए अपने आप को बनाता है एक कॉपी से दो कॉपी। तो जैसे हमारा है, ये एक डीएनए है सेल में। देखिए, ये डीएनए है ना सेल का। दो दो जी। उसमें ये रहते हैं, स्ट्रैंड रहता है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है। क्यों कंप्लीमेंट्री होता है? यहाँ पर ए है, यहाँ पर तो टी होगा। होगा ना? यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर हाँ। सी होगा। तो ये कंप्लीमेंट्री है। अब दोनों खुलेगा। जब खुलेगा खुलेगा ना, एक खुल के अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया। तो अब इस पे दूसरा सेट बनना, दूसरा बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरे वाले पे दूसरा बनना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस हम आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, कंफ्यूज हो जाइएगा। बस इतना समझ जाइए कि एक खुला, तो इसके ऊपर उसका दूसरा ये बनने लग जाएगा। और ये दोनों जब बनेगा तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहां से मान लीजिए ए अलग हुआ है, तो यहाँ पर टी होगा। होगा ना? है ना? जी। जब यहां से ए है तो यहाँ पर टी होगा। तो ऑब्वियसली जब इसका दूसरा क्रोमोसोम, ये सॉरी स्टैंड बन रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली टी है तो यहाँ पर ए आएगा। और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी आएगा। आएगा ना? जी। तो ये दोनों तो सेम ही हो जाएगा फिर। ये वाला सेट और ये वाला सेट फिर सेम हो जाएगा। हो जाएगा ना? हम्म। और ये वाला एक सिस्टर क्रोमेटिड बना देगा, ये दूसरा वाला सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा। क्लियर है? हम्म। बाकी आपको अब कुछ नहीं, बस हम इतना ही समझ आता है से डीएनए रेप्लिकेशन में। बाकी ये सब चीज नाम देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये आगे हायर स्टडीज का बात है। ठीक है, तो वो आपको इतना समझना है सिर्फ कि जी। एक स्ट्रैंड से एक उसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया, दूसरा स्ट्रैंड से दूसरा कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया। और दोनों जब डीएनए बन जाएगा, तो वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे ना? जी। तो इसी से डुप्लीकेशन हो गया डीएनए का, क्रोमोसोम डबल हो गया। क्लियर है? तो न्यू डीएनए कैसे बनता जी। है? तो सेल रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन से बनता है। एस फेज में बनता है। ठीक है। सेल में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। लिख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन ना? हाँ। जी। व्हेन डीएनए ऑफ एनी सेल, ठीक है, बिकम्स हम्म। डुप्लीकेटेड, है ना, इन एस फेज, जी। then the process is known as the duplication of DNA is known as the DNA replication. ठीक है? हम्म। दिस occurs in S जी। phase. तो why DNA replication necessary क्यों है, आप बता सकते हैं? बताइए। 3 मिनट बच रहा है। दोनों सेल में ठीक है, का 3 मिनट बच मतलब रहा है, ये, जुड़ जाइएगा फिर से दोबारा। बताइए, जी, डीएनए रेप्लिकेशन नेसेसरी क्यों है? ताकि बता दोनों सकते सेल में डीएनए जा सके। हैं? इक्वली जा सके, सेम अमाउंट में जा सके। है इक्वली ना? जा।
वही है, बिफोर सेल डिवाइड यू मस्ट इंश्योर दैट बोथ डॉटर सेल रिसीव द सेम हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन एज द पेरेंट सेल। यही ना है, हाँ? जी तो सब डीएनए डुप्लीकेट होगा, सब क्रोमोसोम को डुप्लीकेट होना है। जेनेटिक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन जरूरी है ना? जेनेटिक कंटिन्यूटी तभी ना होगा जब सारा का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगा। और सारा का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा? जब तक डुप्लीकेट नहीं होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी है ना? एक डीएनए से दो आइडेंटिकल जी डीएनए मॉलिक्यूल बनना ही आपको कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, द प्रोसेस जी ऑफ, है ना, duplication of one DNA in two identical DNA molecules is known as डीएनए रिप्लिकेशन DNA replication। ठीक है? When does DNA replication occurs? कब होता ड्यूरिंग है? एस फेज। एस फेज में। ठीक है, ठीक है। एस फेज के बाद चले जाएंगे हम लोग जी टू फेज में। लेकिन चलिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिफोर रेप्लिकेशन देख लेते हैं। डबल हेलिकल होता है, दो लॉन्ग स्ट्रैंड का बना होता है, और एक दूसरे के चारों तरफ, दोनों तरफ ट्विस्टेड होता है ना? यही होता है ना डीएनए का? हाँ हाँ Each strand consists of nucleotide containing ATGC, sugar, phosphate and nitrogenous base। जानते हैं आप, है ना? जी एस पेयर्स होता है, ए टी के साथ होता है और सी जी के साथ होता है, ये भी आप जानते हैं, है ना? जी ए और टी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? 1 मिनट में बंद हो जाएगा, जुड़ जाएंगे फिर। हेलो। हाँ, 1 मिनट में बंद हो जाएगा, जुड़ जाइएगा। बोले ए और टी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स? ए और हेलो। टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, जी सी के बीच में। हेलो। हाँ, जी और सी के बीच में तीन। 3। चलिए, 1 मिनट में बंद हो जाएगा, फिर हम लोग यहीं से शुरू करेंगे अभी। ठीक है? तीन। अब बोले 1 मिनट में बंद हो जाएगा, तो यहीं पर से फिर शुरू करेंगे अभी। जुड़ जी जी जाइएगा। अच्छा, तो इतना में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कुछ बताइए। आ गया। आ गया। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आगे अभी बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट कर लेते हैं तभी, है ना? इसको बंद हो जाने दीजिए।